हेलो एवरीवन, मेरा नाम है साहिबा खातून और आज की वीडियो में हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट वर्क्स ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड। एंग्लो सैक्सन पीरियड के वर्क्स की अगर बात करें तो पोइट्री ज्यादा लिखी गई है प्रोज के मुकाबले और पोइट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हीरोइक, लिरिक एंड क्रिश्चियन। इस वीडियो में हम हीरोइक पोइट्री के बारे में जानेंगे और आने वाले 2 वीडियो में हम लिरिक एंड क्रिश्चियन पोइट्री को डिस्कस करेंगे। हीरोइक पोइट्री में अगर हम देखें तो सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है बेओल्फ, जो कि 8 से 11 सेंचुरी के बीच में लिखा गया था। इसके राइटर के बारे में हमें कोई आइडिया नहीं है, ये एक एनोनिमस वर्क है। अगर क्रिटिसिज्म देखें तो जे.आर.आर. टॉलकिन ने ऑन ट्रांसलेटिंग बेओल्फ नाम का एक ऐसे लिखा है जहां पर हमें बेओल्फ के साथ साथ ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के बारे में भी काफी कुछ पता चलता है। विलियम मॉरिस ने बेओल्फ को ट्रांसलेट किया था, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अगर ट्रांसलेशन की बात की जाए बेओल्फ की तो विलियम मॉरिस ने इसे ट्रांसलेट किया था। अगर स्टोरी हम देखें तो ये पेगन स्कैंडिनेविया में सेट है। स्कैंडिनेविया मॉडर्न टाइम में 3 कंट्रीज को कहा जाता है, नॉर्वे, डेनमार्क एंड स्वीडन। ये 5th से 6th सेंचुरी के दौरान में ये स्टोरी सेट है। इस जैसा नाम है वैसे इसके हीरो है बेवुल्फ, जो कि गीट्स के हीरो हैं। गीट्स एक ट्राइब है और इस स्टोरी में हम देखते हैं कि किंग ऑफ डेन्स, जिसका नाम है रॉदकर, उनका एक मीट हॉल है ह्यूरॉट नाम का। इस हॉल में एक राक्षस ग्रैंडल नाम का 12 साल से उन्हें तंग कर रहा था। रॉदकर बेवुल्फ को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उधर पर उनकी जगह में आए और ग्रैंडल से मुकाबला करें एंड उनको इस मुसीबत से बचाए। बेवुल्फ रॉदकर की मदद करने के लिए जाते हैं और ग्रैंडल को हरा देते हैं, लेकिन ग्रैंडल की जो मदर होती है वो काफी ज्यादा गुस्सा होती है एंड रिवेंज लेने के लिए बेवुल्फ के पास मतलब लड़ने के लिए आती है। लेकिन ग्रैंडल की जो मदर थी बेवुल्फ उसको भी हरा देते हैं और हराने के बाद हम देखते हैं कि बेवुल्फ गीट लैंड वापस चले जाते हैं एंड गीट्स के किंग बन जाते हैं। वहां पर जाके वो 50 साल तक रूल करते हैं। एट द एंड ऑफ स्टोरी हम देखते हैं बेवुल्फ के साथ एक ट्रेजेडी होती है जहां पर एक ड्रैगन के साथ लड़ते हुए बेवुल्फ मॉर्टली वुंडेड हो जाते हैं और जिसकी वजह से उनकी डेथ हो जाती है। और एज अ रिस्पेक्ट उनके जो फॉलोअर्स थे वो हेडलैंड में, हेडलैंड एक क्लिफ होता है जैसे सी क्लिफ होता है, तो सी क्लिफ के पास वहां पर उनके लिए एक बैरो क्रिएट कर दिया जाता है। बैरो एक सॉर्ट ऑफ माउंट जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो बेवुल्फ के लिए बना दिया जाता है। ये थी एक बेसिक बेवुल्फ की स्टोरी। इससे जुड़े यूजीसी नेट में क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट जैसा क्वेश्चन है, they then heat out away with a will in their wood-red sheep. This line describing Beowulf's departure from Geatland is typical of the poem's form and Old English poetic technique because अब यहाँ पर बेसिकली ओल्ड इंग्लिश पोएटिक फीचर्स के बारे में बात की गई है। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने कुछ पोएटिक फीचर्स के बारे में बताया था जो कि ओल्ड इंग्लिश में हमें देखने मिलता है। अगर बेवुल्फ हम देखें तो इसमें एलिट्रेटिव वर्ड्स है और इसमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस क्या होता है, जब हम किसी वर्ड में हम ज्यादा स्ट्रेस देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं टेबल, तो अगर हम देखते हैं टेबल को हम कैसे लिखते हैं, टेबल, ठीक है। यहाँ पर हमारा स्ट्रेस पड़ रहा है एंड ये बल जो है इसमें अनस्ट्रेस है, हम ज्यादा टेबल ऐसे बोल रहे हैं। तो बेवुल्फ स्टोरी में अगर हम उसके लाइंस टेक्स्ट को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसमें हमें स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस दिखने मिलेंगे एंड वहां पर हमें एलिट्रेशन दिखने मिलेगा। एलिट्रेशन होता है जब कॉन्सोनेंट साउंड्स बार बार आते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो फर्स्ट लाइन यहाँ पर देख सकते हैं, विद विल, यहाँ पर डब्लू 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 एंड देन डब्लू, तो ये कॉन्सोनेंट है। तो यहाँ पर अगर हम देखिए इस क्वेश्चन में ये फीचर है और इट हैज 4 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 4, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये अगस्त 2016 में आया था। कंसीडर द फॉलोइंग लाइंस फ्रॉम बेवुल्फ, व्हाट लिटरेरी डिवाइस डज द पोएट यूज इन दीज लाइंस। तो पोएटिक लाइंस क्या है, अ फ्यू माइल्स फ्रॉम हियर अ फ्रॉस्ट स्टिफन वुड वेट्स एंड कीप्स वॉच अबव अ मील। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन है पर्सोनिफिकेशन, पैथेटिक फैलेसी, मेटाफर एंड लाइटर्स। अब अगर हम बात करें पर्सोनिफिकेशन की, पर्सोनिफिकेशन होता है जब हम किसी नॉन लिविंग इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स को हम लिविंग फीचर्स दे देते हैं, तो उसे हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, जब पर्सन जैसे हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर फ्रॉस्ट स्टीफन वुड है जो कि वेट कर रहा है, ऐसे वर्ब वेट्स एंड कीप्स ये हम लोग ह्यूमन के लिए लगाते हैं कि ह्यूमन वेट करते हैं, कुछ रखते हैं। यहाँ पर जैसे वुड, वुड तो वेट नहीं करेगा, कीप नहीं करेगा, ऐसे वर्ब हम लोग पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो जाएगा पर्सोनिफिकेशन। जब हम लोग लिटरेरी डिवाइसेस को हम डिस्कस करेंगे तो हम यहाँ पर इनको भी डिटेल में जानेंगे। हालांकि यहाँ पर मैं थोड़ा बता देती हूँ, पैथेटिक फैलेसी होते हैं जब कोई इंसान के करंट जो सिचुएशन है वो अपने आसपास के माहौल से उसे दिखाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक इंसान बहुत डिप्रेस है एंड आसपास का माहौल, उसका जो एटमोस्फेयर है वहां पर हो सकता है कि वो भी बहुत ही ज्यादा बारिश जैसा मौसम है, तो उसे हम पैथेटिक फैलेसी कहते हैं। मेटाफर जब हम लोग इनडायरेक्ट कंपैरिजन करते हैं तो उसे मेटाफर कहा जाता है। लाइटर्स होता है जब हम लोग नेगेटिव वर्ड का इस्तेमाल करते हैं और किसी सेंटेंस में
पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस है, विजिटिंग फैमिली इज नॉट अनकॉमन। अगर ये सेंटेंस आया, विजिटिंग फैमिलीज इज नॉट अनकॉमन, तो यहां पर जैसे कि ये अन और ये जो नॉट है, डबल यहाँ पर नेगेटिव्स आ रहे हैं, तो ये हो जाएगा लाइट वर्ड्स का एग्जाम्पल। हालांकि ऐसा कुछ हमें इन लाइंस में देखने नहीं मिल रहा है, तो ये सिर्फ पर्सोनिफिकेशन होगा। तो करेक्ट ऑप्शन है हमारा 1। थर्ड क्वेश्चन में चलते हैं, जो कि अगस्त 2016 में पूछा गया है। इन बेवुल्फ, बेवुल्फ अक्यूजेस अनफर्थ ऑफ। अब बेवुल्फ के अगर स्टोरी को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वहां पर एक कैरेक्टर है अनफर्थ नाम का, जिसको बेवुल्फ ने कुछ चीजों की वजह से अक्यूज किया था, जिम्मेदार ठहराया था, एंड वो था किलिंग हिज ओन किथ एंड किन। किथ एंड किन, किन मतलब रिलेटिव्स, ठीक है, एंड अनचेक्ड एट्रोसिटी। तो इन दोनों की वजह से बेवुल्फ ने अनफर्थ को अक्यूज किया था। तो ऑप्शन 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 करेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन हम देखते हैं, जो कि दिसंबर 2023 में पूछा गया था। यहाँ पर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के बारे में बात की जा रही है कि कौन सा वर्क कब पब्लिश हुआ था। बेउल्फ, जैसे कि मैंने बताया कि ये 8 से 11 सेंचुरी के बीच में लिखा गया था। डिविना कॉमेडी की कॉमेडिया के बारे में बात करें तो इसे हम डिवाइन कॉमेडी नाम से जानते हैं, जो कि दांते एलिगरी ने लिखा था, और ये 1308 से 1320 के बीच में लिखा गया था। 1308 से 1320 के बीच में लिखा गया था। सुमा थियोलॉजिका की बात करें तो इसे थॉमस एक्विनेस ने लिखा था 1265 से 1274 के दौरान। ले मोटिडी आथर, जो कि हम सब जानते हैं, थॉमस मैलरी ने इसे पब्लिश कराया था, और डेट है 1485 में पब्लिश की गई थी। 1485 ईयर में पब्लिश हुआ था। कैंटरबरी टेल्स, जो कि हम जानते हैं, चौसर ने लिखा था, और ये 1387 से 1400 के बीच में पब्लिश हुआ था। तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पुराना है हमारा 8 से 11 सेंचुरी के बीच में लिखा वाला बेवुल्फ। तो यहाँ पर ए फर्स्ट में आना चाहिए, और ऑप्शन में हम देख ही सकते हैं एक ही है जो कि ए में है, ए है, वो है ऑप्शन 2। तो ये करेक्ट हो जाएगा। अब आगे वीडियो खत्म करने से पहले बेवुल्फ को छोड़ के भी कुछ और इम्पोर्टेंट हीरोइक पोइट्री है, और सेकंड नंबर में आते हैं वॉल्टेयर, जो कि मिडिल एजेस में काफी पॉपुलर स्टोरी रहे हैं। हमें इसकी भी बेसिक स्टोरी पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि स्टोरी में होता है कि वॉल्टर ऑफ एक्विंटाइन, वॉल्टर अब एक पोस्ट होता है, जैसे कि प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऐसे पोस्ट होते हैं, वैसे ही यहाँ पर वॉल्टर एक पोस्ट है। वॉल्टर एक्विटाइन, एक्विटाइन एक जगह का नाम है, और हिल्डेगित, ये दोनों एक साथ लव में होते हैं, और इनको बंदी बना के रखा जाता है कोर्ट ऑफ अटीला में, और जहां पर ये बंदी होती है वहीं का वो ट्रेजर चुरा के भाग जाते हैं, और इनके पीछे किंग ऑफ बर्गंडी इनके पीछे पड़ा होता है इनके ट्रेजर के लिए। हमें बस इतना से जानना है। थर्ड वर्क है फाइट एट फिंसबर्ग। फाइट एट फिंसबर्ग एक पॉपुलर ये भी एक पॉपुलर स्टोरी है ओल्ड इंग्लिश में। इसमें हम देखते हैं कि मेन कैरेक्टर है हनीफ नाम का, पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन, यहाँ पर हालांकि मैं इसे हनीफ ही बुलाऊंगी। तो इसमें स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि हनीफ देखता है बाहर, और उसे दिखता है डॉन इन द ईस्ट, नॉट इज इट द फाइट ऑफ अ ड्रैगन, नॉर और द गेबल्स बर्निंग। तो मतलब कि जब वो अपने महल से बाहर देखता है तो उसे कुछ मतलब गड़बड़ नजर आती है, लेकिन उसे समझ नहीं आता है कि वो एक्चुअली में क्या है, क्या वो ड्रैगन वहां पर आ रहे हैं या फिर वहां पर गेबल्स बर्न कर रहे हैं। गेबल्स अब एक मतलब बिल्डिंग है, उसका जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है, अगर हम हट देखते हैं, ठीक है, तो उसके जो ये जो ट्रायंगुलर पार्ट होता है उसे हम गेबल्स कहते हैं। तो गेबल्स जल रहा है तो समझ नहीं आता नहीं इतना, लेकिन समझ आता है कि कुछ बहुत ही अनहोनी होने वाली है। लेकिन बाद में वो समझ पाते हैं कि अटैकर्स उनके जो पैलेस है उसमें अटैक करने के लिए आ रहे हैं, और हनीफ की मदद करने के लिए यहाँ पर हम देखते हैं 60 रिटेनर्स होते हैं। अब रिटेनर्स काइंड ऑफ सर्वेंट्स हैं जो यहाँ पर मदद करने के लिए होते हैं, जो कि यहाँ पर हम देखते हैं हनीफ का बहुत अच्छे से सामना मतलब हेल्प करते हैं। और ये 60 रिटेनर्स हनीफ के साथ अपने महल का जो दरवाजा है 5 दिन तक लगातार ये विदाउट एनी फेलिंग लगातार ये होल्ड करके रखते हैं, ताकि अटैकर्स उनके महल के अंदर ना घुस जाए। और इसमें हम देखते हैं कि लास्ट में मतलब स्टोरी ऐसे खत्म हो रही है कि वहां पर उन्हीं के उसमें से एक वॉरियर होता है, काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, और वो अपने चीफ से बात करने के लिए जाता है, लेकिन ये क्लियर नहीं हो पाता है स्टोरी में कि वो कौन से साइड में क्या है। क्या वो मतलब कि हनीफ की साइड से अपनी चीफ के पास गया है, या फिर एनिमी वाला कोई जो सोल्जर है, वॉरियर है, क्या वो अपनी चीफ के पास गया है, ये क्लियर नहीं हो पाती है। तो मेनली ये एक ऐसी फाइट है जो कि माना जाता है हिस्टोरिकली डेन्स एंड फ्रिसियंस के बीच में लड़ी गई थी 1400 से 400 से लेकर 800 एडी के बीच में। लास्ट
जो हीरोइक पोएट्री में हमें जानना चाहिए वो है विरसित, जिसको हम लोग द ट्रैवलर सॉन्ग नाम से भी जानते हैं। ये भी एक बहुत ही फेमस ओल्ड इंग्लिश पोएम है और इसमें बेसिकली ऐसी कोई स्टोरी है नहीं, यहाँ पर मेन काम है यहाँ पर स्कॉप का। स्कॉप का मतलब होता है पोएट। पोएट क्या करता है कि वो अपने ग्रेट किंग्स उस टाइम में जो थे कंटेम्परेरी, वो ग्रेट किंग्स एंड हीरोज के बारे में डिस्कस करता है, जो भी नॉर्दर्न यूरोप में हीरोइक एज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप जब चल रहा था उस टाइम में जो भी तुम्हारे ग्रेट हीरोज थे, वॉरियर्स थे, उनके बारे में वो जगह-जगह जाता है एंड उनको स्टोरी फॉर्म में बोलता है, सॉन्ग के फॉर्म में बताता है। इसीलिए ये जैसे कि एक रिदम पोएम जैसे बोल रहा है, तो इसीलिए ये ट्रैवलर सॉन्ग इसका अदर नेम है। और यहाँ पर विरसित नाम का एक पोएट था जो कि उस टाइम का जो हीरोइक एज ऑफ नॉर्दर्न यूरोप जो चल रहा था, वहाँ पर ग्रेट किंग्स जो भी उस टाइम एग्जिस्ट करते थे, सर्वाइव कर रहे थे, उन हीरोज के बारे में वो जगह-जगह जाके वहाँ पर डिस्कस कर रहा था। और इसी के साथ यहाँ पर हीरोइक पोएट्री को मैं खत्म करती हूँ। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।